हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं कि आप घर पे स्वस्थ होंगे। ग्लोबल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बेटा हम क्लास +2 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.5 लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ लगेगी तभी आपको बेस थ्योरम पता चलेगा। इसके बाद जो बेस थ्योरम है हमारी, तो बेस थ्योरम के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर आपकी इस एक्सरसाइज में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी आपकी इस लेक्चर को देखने के बाद, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोबेबिलिटी का आप एक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर दोगे, या तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में या बेस थ्योरम में से। अगर आपको ये समझ लग गया तो फिर बेस थ्योरम करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ये जो सारा मैंने लिखा हुआ है इसको सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इसको आपकी जनरल लाइफ से जोड़ सकूँ। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आप लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की कहता क्या है। मान लीजिए आपके पास कोई ये सैंपल स्पेस है, जैसे मैंने लिखा है टेस्ट द सैंपल स्पेस ऑफ ए कोई एक की हमने प्रोबेबिलिटी पता करनी है। इसके अंदर काफी इवेंट्स हैपन हो रहे हैं, E1, E2, E3, E4, En तक काफी इवेंट्स हैपन हो रहे हैं। तो इवेंट्स E1, E2 सेट टू बी रिप्रेजेंट ए पार्टीशन ऑफ S। तो ये S के क्या है, पार्टीशन है। कब है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में, किसी भी पेयर के बीच में E1 क्या क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, E1 इंटरसेक्शन E2 5, यानी कि E1, E2 और E3, E4 सारे क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, जब उसके अंदर जो कॉमन होता है वो क्या होता है 5। इन दोनों में देखो कुछ कॉमन नहीं है, आप देख रहे हो फिगर के अंदर इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, सारे अलग अलग इवेंट्स हैं। ठीक है, इसको जनरल लाइफ से भी जोड़ेंगे हम। पहले देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, यानी कि पेयर वाइज ये डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब इनमें 5 है। एग्जीक्यूटिव क्या है, ये सारे इवेंट्स मिलकर, यानी कि E1, E2, E3 और En तक मिलकर सारा सैंपल स्पेस बनाते हैं। यानी कि प्लस की जगह मैं यूनियन लिख सकता हूँ। दूसरी कंडीशन है हमारी, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, सारे मिलकर सैंपल स्पेस बनाते हैं। दूसरी, एक मिनट, यस, हाँ जी। तीसरी कंडीशन क्या है आपकी, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी का मतलब इन सभी की प्रोबेबिलिटी E1, E2, E3 जितने भी इवेंट्स हैपन हो रहे हैं, सब के अंदर देखेंगे कितने इवेंट्स हैपन हो रहे हैं, 2, 3, 4, 5, ये सारे क्या है, नॉन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है। इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो नहीं है। अगर ये तीनों कंडीशन, दोबारा एक बार बता देता हूँ, एक तो पेयर वाइज डिसजॉइंट है, E1, E2, E3, E4 सारे इनमें क्या है, 5 है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, आप फिगर में भी देख रहे हो कुछ कॉमन नहीं है इनके अंदर, तो ये क्या है, डिसजॉइंट है। एग्जीक्यूटिव मतलब इन सभी का हम यूनियन ले, E1, E2, E3, E4, E, तो ये सैंपल स्पेस बनाते हैं। तीसरी क्या है, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। ये जो E1, E2, E3, E4 दिख रहे हैं आपको, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉन जीरो है, यानी कि ग्रेटर देन जीरो है, जीरो नहीं है। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होती हो तो हमारे पास ये ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P(E1) प्लस A/E1 प्लस P(E2) A/E2 अप टू N तक। कहने का भाव ये है, E1 तो हो गया, देखिए E1 तो हो गया, और E1 तो ऑलरेडी हैपन हो गया, और A ने अभी होना है। ये E1 तो A के अंदर ही आ रहा है ना, ये तो 1 तो हो गया, हैपन हो गया, और A ने अभी होना है, प्लस E2 अगर तीसरा इवेंट होगा, चौथा इवेंट होगा, तो ये सारे लगातार चलते रहेंगे प्लस। ये है टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। आई होप सो कि आपको ये सारा कुछ समझ लग गया होगा। ये तीनों कंडीशन होनी जरूरी है, तभी टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लगती है। इस एक्सरसाइज को समझोगे तभी आपको बेस थ्योरम समझ लगेगी। इसको थोड़ा जनरल लाइफ से जोड़ते हैं कि एक्चुअल टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी होती क्या है। मान लो ये कोई ए इवेंट है, ए मान लो आपको 95% आपने मार्क्स लें, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले गुड स्कूल होना चाहिए। एक अच्छे स्कूल में आपको एडमिशन मिलेगा। अच्छा स्कूल होगा तो उसमें अच्छे टीचर्स होंगे, ठीक है। E2 मान लो आपके पास गुड बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। E3 मान लीजिए सेल्फ
सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। E4 मान लीजिए आपका जो घर का माहौल है, जो घर का माहौल है, घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। आपके आपके जो घर का माहौल है, जो एनवायरमेंट ऑफ होम, ऑफ हाउस, वो अच्छा होना चाहिए। तो ये सारे मिलके फैक्टर्स आपको 95% मार्क्स दिलाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये सारे फैक्टर्स मिले, जरूर। अब देखिए यहां पर, अब जो हमारा E1 है, अगर मान लो आप अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि अच्छे स्कूल में हो सकता है कि उसमें सीटें बहुत कम हो या उसकी फीस बहुत ज्यादा हो और आपको अच्छे स्कूल में एडमिशन ही ना मिले, तो अगर आप फिगर में देखोगे तो E1 ए का 95% मार्क्स जो आपने लेने हैं, कितना भाग कवर कर रहा है? बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। हो सकता है कि आप अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो, और मैंने बता दिया रीजन, क्योंकि हो सकता है कि आप फीस देने के लिए आपके माता पिता के पास पैसे ना हो, तो इतना ही से कवर कर रहे हैं। और आप दूसरे स्कूल में पढ़ के भी 95% मार्क्स ले सकते हो सकता है कि आप अच्छे स्कूल में तो पढ़ रहे हो, परंतु उस स्कूल ने आपको अच्छी बुक्स नहीं लगवाई ड्यू टू सम रीजंस। उसमें बुक्स के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन कम है या आपको समझ नहीं लग रही है, तो उसमें कितना भाग है? थोड़ा सा भाग है। तो अगर आपके पास गुड बुक्स भी नहीं है तो भी आप 95% मार्क्स लेते, परंतु मान लो आप अच्छे स्कूल में भी पढ़ते हो, आपके पास गुड बुक्स भी है और आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे, तो सेल्फ स्टडी देखो कितना हिस्सा कवर कर रही है। और आप क्या घर का मोड भी अच्छा है, अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो बहुत हिस्से का आपका देखो कितना हिस्सा कवर कर दी थी, नुकसान हो जाएगा आपको। तो ये सारे इवेंट्स मिलके आपको क्या दिलाते हैं? हो सकता है कि एक आधा इवेंट इसमें से आपका ना हो, अच्छा ना हो, फिर भी आप 95% मार्क्स लेते हो। ये सारे इवेंट मिलके आपको क्या दिलाएंगे? 95% मार्क्स। तो टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यही कहता है कि जितने इवेंट्स घटित होते हैं उनको सारों को जोड़ कर दो, टोटल कर दो, ला कर टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैं होप करता हूँ कि आपको ये समझ लगे। अब कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, इससे आपको समझ लग जाएगा। कुछ क्वेश्चंस करते पड़े टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे, अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चंस समझने की कोशिश कीजिए। जो मैंने पहले आपको इससे पहले जो समझाया है थ्योरम्स है, अब उस थ्योरम को क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करना है देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 15.5 का। ए बैग कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स। अनदर बैग कंटेन्स, दो बैग है हमारे पास। मान लो ये बैग 1 है, फर्स्ट बैग है, ये बैग सेकंड है। मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि प्रोबेबिलिटी अंडरस्टैंडिंग है, सम को सोल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है तो आपको प्रोबेबिलिटी करनी आसान है। तो देखिए बैग फर्स्ट के अंदर क्या है आपके पास? 5 व्हाइट है, व्हाइट बॉल्स 5 है और 6 ब्लैक बॉल्स है। बैग सेकंड मतलब व्हाइट 4 है, ये थोड़ा ध्यान से लिख लेना। ब्लैक क्या है? 3 है। अब देखिए ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। एक बॉल इसमें से हमने निकालनी है। ये इवेंट हैपन हो गया, ऑलरेडी हैपन हो गया ये, ठीक है। अब इसमें से हमने एक बॉल निकालनी है, पहले इसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। अब वो बॉल व्हाइट भी हो सकती है और ब्लैक भी, और तो नहीं कोई केसेस बनेंगे प्रोबेबिलिटी में, तो हम पहले इसकी करते हैं। जो एक बॉल इसमें से हमने निकालनी है बैग फर्स्ट में से, लेट E1 एंड E2, मान लीजिए इवेंट्स, बी द इवेंट्स टू ड्रॉ व्हाइट एंड ब्लैक बॉल इन बैग फर्स्ट, ठीक है। तो देखिए E1 की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट बॉल की निकालनी। व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5 अपॉन टोटल कितने? 11। E2 ब्लैक बॉल की 6/11, ठीक है। ये इवेंट हमारा हैपन हो गया। अब आगे बढ़िए, एक बॉल निकाल ली, ठीक है। जो इसमें से एक बॉल निकाली वो दूसरे बैग में डाल दी, विदाउट सीइंग इट्स कलर पुट इन द सेकंड बॉल। जब आपने व्हाइट बॉल निकाली तो व्हाइट बॉल इसमें ट्रांसफर कर दी। जब आपने ब्लैक निकाली, E1 में आपने व्हाइट निकाली और E2 में आपने ब्लैक निकाली, और उसके बाद एक बॉल इसमें से निकालनी है। कब? ट्रांसफर करने के बाद, ठीक है। निकालने के बाद एक बॉल इसमें ट्रांसफर करी, तो उसमें से एक बॉल निकालनी है बैग सेकंड में। Find the probability that now a ball is drawn from the second bag, it is black in color। जो इसमें से बॉल निकालनी है वो क्या होनी चाहिए? ब्लैक होनी चाहिए, ओके। ये इवेंट तो ऑलरेडी हैपन हो गई। अब मैं इवेंट और मान लेता हूं, लेट ए बी द इवेंट टू ड्रॉ ब्लैक बॉल
इन बैग सेकेंड। ओके, अब जब देखिए इवन में हमने क्या निकाला था, इवन में हमने व्हाइट बॉल निकाली थी, तो यहां पे लिख दिए व्हेन व्हाइट बॉल इज ट्रांसफर इन बैग सेकेंड। जब व्हाइट बॉल ट्रांसफर करोगे तो व्हाइट कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और ब्लैक तो 3 रहेगी, पर निकालनी कौन सी है हमने, एक बॉल ब्लैक, तो PA/E1, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/8। ठीक है, आगे देखिए, व्हेन व्हाइट निकाले तो व्हाइट ट्रांसफर करेंगे, व्हेन ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड इन बैग सेकेंड, तो ब्लैक ट्रांसफर करेंगे, व्हाइट तो 4 रहेगी, ब्लैक कितनी हो जाएगी 4, तो A/E2 निकालनी ब्लैक ही है, सेकंड में ब्लैक ही निकालनी 4/8। तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फॉर्मूला आपको बताया था, PA इंटू PA/E1 प्लस PA टू PA/E2। इसको सोल्व कर लीजिए, सॉरी यहां पर E1 है, E1 हमने माने हैं, यहां पर E2। ओके, 5/11 3/8 प्लस 6/11 4/8। इसको कट मत कीजिए, एलसीएम सीधा आ जाता है 88 एलसीएम। 15 आपको दिख रहा है, नीचे दिख रहे, यस। 5 3 6 4 24। इसको ऐड करिए, 5 4 9 3 और 2 39/88 आपका आंसर आ गया। एक आधा क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं बेटा इस सम के बाद। एक क्वेश्चन और बेटा हम टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे डिस्कस करने जा रहे हैं। 9th क्वेश्चन है आपका। पहले स्टेटमेंट देखिए क्या लिखी हुई है, इन ए बोल्ट फैक्ट्री, कोई बोल्ट बनाने की फैक्ट्री है, उसमें 3 तरह की मशीनें लगी हुई है, ABC नाम दी। ABC मैन्युफैक्चर कर रही है, जो A मशीन है वो 25% बना रही है, और B मशीन 35% और C मशीन 40% बोल्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। अब कोई फैक्ट्री है, अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्शन कर रही है तो उसमें कुछ डिफेक्टिव आइटम्स भी बन रही है। तो डिफेक्टिव आइटम्स क्या है, ऑफ द टोटल बोल्ट्स देयर आउटपुट 5 4 एंड 2%, यानी कि जो A मशीन है वो 5%, B मशीन 4 और C मशीन 2% क्या है, डिफेक्टिव बोल्ट्स बना रही है। तो देखिए पहले इवेंट कौन सा हैपन हो गया, पहले बोल्ट बनेंगे तभी तो उसके बाद डिफेक्टिव होंगे, तो ये इवेंट हमारा ऑलरेडी हैपन हो गया है। तो इसको हम मान लेते हैं पहले, E1 E2 E3 be the events that the bolt run in manufacturing by machine A B and C। तो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने हैं, 25% को उठाएंगे तो ऑन 100। E2 कितने हैं, 35/100। E3 परसेंटेज को उठा दो 40/100। ओके, अब देखिए आगे, A bolt is run at random from the product. What is the probability that the bolt run is defective? इसी के साथ मैंने मान लिया था let A be the events that the bolt run is defective। A मैंने प्रोबेबिलिटी मान ली, क्या जो बोल्ट है वो क्या है, डिफेक्टिव है। तो A/E1 कितने हैं, 5 4 2%, 5 मतलब A मशीन, E1 माना मैंने, तो 5/100 हो जाएगा। A/E2 दूसरी मशीन में कितने हैं, 4 4/100। जितने भी इवेंट्स हैपन होते जाए उसको आप लिखते जाओ, हो सकता है 2 इवेंट्स हो, 3 हो, 4 हो, 2% है तो परसेंटेज को उठा के क्या लगता है, 100। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, E1 A/E1 E2 A/E2 प्लस E3 A/E3। 4 से ज्यादा इवेंट्स बहुत कम चांसेस होते हैं हैपन हो। तो E1 देखिए क्या है आपके पास 25, इसको कट मत कीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाता है कट ना करने से। A/E1 है 5/100, E2 है 35/100, E2 है हमारे पास 4/100, E3 है 40/100, E3 है 2/100। अब देखिए 100 इंटू 10,000 तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ओके, 25 इंटू 5 125, 35 इंटू 4 4 5 20, 4 3
12 और 2 14, ओके, इंटू 80। अब इनको सभी को ऐड कर दीजिए, कितना बनेगा देखिए, 125, 140, 80, 5 और 12 और तो 3, 4, 5। और नीचे हमारे पास कितनी जीरो है, 4 जीरो। तो बस डेसिमल लगा दीजिए इसको, 0.03455 आपका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये देख लेना कि पहले कौन सा ऑलरेडी हैपन हो गया, उसको आपने E1, E2, E3 नाम देना है। अगले वाले का जो होने वाला है उसको अपन की फॉर्म में लेंगे। ये थ्योरम में भी ऑलरेडी समझा दिया है आपको, और आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ लग गई। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9896561442 पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखा करो कि आपको समझ लगी या नहीं लगी है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू बेटा।